इसके बाद बात करते हैं हम अध्याय 2 संघर्षकालीन भारत। तो 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक का इसमें इतिहास पढ़ते हैं, जिसमें हमें दो वंश मुख्यतः पढ़ने हैं, एक तो दिल्ली सल्तनत और एक मुगल वंश। तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये 5 वंश हमें पढ़ने हैं। और इसके अलावा इनका प्रशासन, सल्तनत काल का प्रशासन हमें पढ़ना है। इसके बाद मुगल काल, और मुगल काल में हम 5-6 बादशाहों को पढ़ते हैं, बाबर से लेके और औरंगजेब तक। तो मुगल कालीन भारत में हुमायूं, सूर साम्राज्य, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इसके अलावा फिर मुगलों का प्रशासन। और फिर मुगलों के समय पे या इन सल्तनत काल के समय पे राजस्थान के जिन राजाओं ने इनका विरोध किया या इनसे स्वतंत्रता का संघर्ष किया, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हैं आपके हमीर देव चौहान, राव सेखा, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, राय सिंह, सवाई जय सिंह और अमर सिंह राठौड़। इसके अलावा इसी अध्याय में हमें मराठों का इतिहास, जिसमें शिवाजी, वीर तानाजी, मालुसरे का भी अध्ययन करेंगे। तो अध्याय 2 पे चलते हैं अब हम पुस्तक में। ये पुस्तक का आपका अध्याय 2, इसमें आपको यहीं दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, इनको पढ़ना है। फिर दूसरा वंश है खिलजी वंश, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे। फिर तुगलक शासन काल है, जिसमें फिरोज गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक, इन 3 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है सैयद वंश। तो सैयद वंश और लोधी वंश, ये दोनों वंश भी हम पढ़ेंगे सल्तनत काल में। और अगला है सल्तनत कालीन प्रशासन। ये 4-5 वंश जो हमने पढ़े हैं, गुलाम वंश से लेकर और लोधी वंश तक, इनके समय में प्रशासन कैसा था, इसके बारे में जानकारी करेंगे। इसके बाद अगला वंश आ जाता है भारत में मुगल वंश। लोधी वंश को समाप्त करके बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली। तो मुगल वंश में बाबर, हुमायूं के बाद अकबर उसका बेटा राजा बना, लेकिन हुमायूं और अकबर के बीच में कुछ समय के लिए सूर वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ था, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और फिर मुगलों का प्रशासन। सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं राजस्थान के संदर्भ में जो हम बात कर रहे थे, उसमें हमें पढ़ने राव सेखा, हमीर देव चौहान, महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन, बीकानेर का राय सिंह, फिर हमें सवाई जयसिंह पढ़ना है। और फिर हमें मराठों के इतिहास में छत्रपति शिवाजी और तानाजी राव मालुसरे को पढ़ना है। तो ये हमारा सिलेबस। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य हमारे कोर्स में नहीं है, और सिख धर्म भी हमारे कोर्स से हटा दिया गया है। तो सिख धर्म के जितने भी गुरु इसमें दे रखे हैं, वो सब नहीं पढ़ने हमें। अब अध्याय 3 के सिलेबस की बात करें, तो अध्याय 3 के सिलेबस में अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, ये हमें अध्याय 3 का नाम दिख रहा है आपको सामने। और इसमें 1757 से लेकर 1857 ईस्वी तक स्वतंत्रता की चेतना, यानी कौन कौन सी घटनाएं इस दौरान हुई, वो पढ़ने हैं। 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष, 1857 की क्रांति जिसको कहते हैं हम, वो पढ़ना है। इसके बाद जनजातीय आंदोलन, वो जातियां जो जंगलों पे जीवन यापन करती थी, जनजातियां कहलाती हैं। तो जनजातीय आंदोलन कौन कौन से हुए भारत में, वो पढ़ने हैं।
फिर राजनीतिक आंदोलन 1857 से 1919 और राजनीतिक आंदोलन 1919 से 1947 ईस्वी तक ये पढ़ने हैं। और इसके अलावा राजस्थान के बारे में भी कुछ घटनाएं उस समय की इस पुस्तक में दे रखी हैं, इस अध्याय में, अध्याय 3 में। तो उसमें राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन, 3 तरह के आंदोलन है, ये भी हमें पढ़ने हैं अध्याय 3 में। तो अध्याय 3 पे नज़र डाल लेते हैं एक बार। तो अध्याय 3 का अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, इसमें 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक स्वतंत्रता की चेतना, ये वाला बिंदु हमें पढ़ना है। इसके बाद अंग्रेजों का मराठा व मैसूर से संघर्ष, ये नहीं पढ़ना है। प्रथम ये आंग्ल मराठा युद्ध नहीं पढ़ने हैं, आंग्ल मैसूर संघर्ष ये भी नहीं पढ़ने हैं, और पंजाब के साथ अंग्रेजों का संघर्ष ये भी हमारे कोर्स में नहीं है। इसके बाद हम बात करें 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष। तो 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष हमें पढ़ना है, ये हमारे कोर्स में है इस बार। तो 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष, इसके कारण, इसका प्रारंभ एवं प्रसार, ये हमें पढ़ना है। ये भी हमें पढ़ने हैं जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलनों में बंगाल, पूर्वी भारत में जनजातीय विद्रोह, जिसमें सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, भील विद्रोह, रमौसी विद्रोह, ये हमें पढ़ने हैं। इसके बाद में क्रांतिकारी संगठन का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान, यह आपके कोर्स में से हटा दिया गया है। क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान हटाया दिया गया है। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, ये भी नहीं पढ़ना है। चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड की हत्या, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर, ये सभी कोर्स में से हटा दिए गए हैं। इसके बाद है बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, ये भी नहीं पढ़ना है। और किसान आंदोलन, किसान आंदोलन भी आपके कोर्स में से हटा दिया गया है। तो किसान आंदोलन कौन कौन से हैं? 1875 पंजाब में किसान आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन और अन्य संगठित प्रयास, ये हमें नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद जो हमें कोर्स में है वो है राजनीतिक आंदोलन 1857 से 1919। तो राजनीतिक आंदोलनों की अगर हम बात करें तो 1858 ईस्वी के बाद राजनीतिक चेतना का प्रसार, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही दूसरा चरण है गर्मपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभ, स्वशासन आंदोलन, ये हमें पढ़ने हैं। इसके बाद राजनीतिक आंदोलनों का दूसरा चरण 1919 से 1947 शुरू होता है। इसमें रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो लाल रंग में लिखे हुए हैं इनको देखें, ये हमारे सिलेबस में हैं सारे। और यहाँ से लेकर राजस्थान के जनजातीय एवं किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन, ये संपूर्ण चीज़ें इसके बाद की हमारे कोर्स में शामिल हैं, जिनमें भगत आंदोलन, एकी आंदोलन, राजस्थान के किसान आंदोलन, और किसान आंदोलनों में बिजौलिया का किसान आंदोलन, बेगू का किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, और बरड़ किसान आंदोलन बूंदी, नीमू चना किसान आंदोलन अलवर, और राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, ये सभी हमारे कोर्स में हैं इस बार। तो अब हम चलते हैं अध्याय 4 की तरफ। अध्याय 4 विश्व इतिहास, इसमें से केवल औद्योगिक क्रांति हमारे कोर्स में शामिल की गई है, देखें गौर से। विश्व इतिहास में केवल औद्योगिक क्रांति शामिल है हमारे कोर्स में। इसके अलावा तो देखिए औद्योगिक क्रांति आपका अध्याय 4, इसमें से यूरोप में राष्ट्रवाद हटा दिया गया है। यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण ये भी हमें नहीं पढ़ने। उदारवादी राष्ट्रवाद, ये भी हमें इस बार नहीं पढ़ना है।
और इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति आपके कोर्स में है केवल, और ये हमें संपूर्ण औद्योगिक क्रांति पढ़नी है, जिसमें औद्योगिक क्रांति का अर्थ, औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही प्रारंभ क्यों हुई इसके कारण बताने हैं आपको, और कृषि क्षेत्र में क्या क्या आविष्कार हुए औद्योगिक क्रांति के समय, वस्त्र उद्योग में क्या आविष्कार हुए, लौह उद्योग में नए तकनीकी परिवर्तन क्या हुए, और परिवहन के क्षेत्र में नवीन परिवर्तन क्या हुए, और संचार के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए वो भी कोर्स में शामिल हैं, और औद्योगिक क्रांति के परिणाम, जिसमें आर्थिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम, सामाजिक परिणाम और वैचारिक परिणाम, यहाँ तक आपके कोर्स में शामिल है। इसके अलावा शेष जो पार्ट है जिसमें जर्मनी और इटली का एकीकरण, यह आपके कोर्स में शेष बार हटा दिया गया है। तो जर्मनी और इटली का एकीकरण यानी इसके लास्ट औद्योगिक क्रांति के बाद का पूरा पार्ट हमें नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से ये अध्याय 4 आपका। अब अध्याय 5 के सिलेबस की बात करते हैं हम। तो अध्याय 5 लोकतंत्र। तो अर्थ, लोकतंत्र का अर्थ आपको समझाना है, लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र की विशेषताएं दे रखी हैं, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, ये बिंदु आपके कोर्स में है। लोकतंत्र का अर्थ, विशेषताएं, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां और लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। तो देखिए अध्याय 5, तो लोकतंत्र का अर्थ एवं विभिन्न प्रकार, ये वाला बिंदु हमारे कोर्स में है। तो ये नैतिक लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र वगैरह। फिर ये हटा दिया गया है लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, ये आपके कोर्स में नहीं है। और इसमें इसके 4-5 सिद्धांत जो दे रखे हैं, ये 5 सिद्धांत ये हमें नहीं पढ़ने। लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, ये हमें नहीं पढ़ना है। और आगे जो सिद्धांत दे रखे हैं 5 अंक तक लोकतंत्र का, समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, ये भी हमें नहीं पढ़ना। इसके बाद लोकतांत्रिक शासन के प्रकार, तो प्रकार आप पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, 2 प्रकार हैं, ये हमें पढ़ने हैं। लेकिन इनके अंतर्गत जो परिभाषाएं दे रखी हैं, ये परिभाषाएं हमें नहीं पढ़नी है, ये हमारे कोर्स में से हटा दी गई हैं। लेकिन लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं, ये हमें पढ़नी है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हमें पढ़नी हैं। तो क्या क्या विशेषताएं, फिर लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, यानी इसमें आपको लोकतंत्र के गुण और दोष बताने। तो ये प्रश्न आने की संभावना है इस बार पेपर में, लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। तो इसमें 2 चीज़ें पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे लोकतंत्र के गुण और उसके बाद लोकतंत्र के दोष। तो लोकतंत्र के गुण है सार्वजनिक हित में वृद्धि, कार्यकुशल शासन, सार्वजनिक शिक्षा का साधन, नैतिक शिक्षा का साधन, देशभक्ति की शिक्षा, क्रांति से सुरक्षा, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। इसके बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना, कला साहित्य संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक, संविधानवाद में आस्था, शक्तिशाली शासन व्यवस्था, विश्व शांति का समर्थक, ये सारे बातें हमें पढ़नी है। ये आलोचनात्मक परीक्षण में ये इसके गुण हो गए। अब लोकतंत्र के दोषों की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र के दोष हैं, लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण, बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण है, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, अनुत्तरदायी शासन प्रणाली, सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय, उदासीन मतदाता, संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन, लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं।
यहाँ तक ये हमारे कोर्स में शामिल है। ये लोकतंत्र के दोष हो गए, कमियां हो गई। अब बात करते हैं हम लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियों की। तो ये भी आपके कोर्स में शामिल है इस बार। तो इसमें से कम 8 परिस्थितियां आप याद कर लें। 16 परिस्थितियां दे रखी हैं, 8 परिस्थितियां। तो शांति और व्यवस्था पहली परिस्थिति। दूसरी, सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक समानता की स्थापना, सामाजिक न्याय की स्थापना, शिक्षित व जागरूक जनता, जनमत का निर्माण, नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र, सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन, नागरिक स्वतंत्रताएं, लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराएं, स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका, योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र, स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था, योग्य तथा निष्ठावान राजनेता और सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं, आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति। ये 16 सफलता के लिए आवश्यक परिस्थिति दे रखी हैं कि लोकतंत्र को सफल करने के लिए ये 16 परिस्थितियां होना आवश्यक है। तो ये आपका अध्याय 5, और अध्याय 5 में से जो सिलेबस में है वो मैं बता दिया है, और जो हट गया है वो भी आपको परिचय करा दिया। अब बात करते हैं हम लोकतंत्र के बाद अगला जो अध्याय है, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? सरकार का अर्थ पढ़ना है, सरकार के अंग पढ़ने हैं हमें, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और भारत की संसद। संसद में लोकसभा और राज्यसभा हमें पढ़ने हैं। संसद की कार्यप्रणाली एवं शक्तियां हमें जाननी है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पढ़ने हैं। विपक्ष की भूमिका, न्यायपालिका और न्यायाधीशों की योग्यता। न्यायपालिका में से केवल न्यायाधीशों की योग्यता आपके कोर्स में शामिल की गई। तो अध्याय 6 को देख लेते हैं क्या क्या शामिल है इसमें से। सरकार का अर्थ एवं परिभाषा, ये आपके कोर्स में शामिल है। व्यवस्थापिका भी शामिल है। व्यवस्थापिका में लोकसभा की रचना या संगठन, सदस्य संख्या, निर्वाचन, सदस्यों के लिए योग्यताएं, कार्यकाल, अधिवेशन। इसके बाद लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां। अब राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा की रचना या संगठन, जिसमें सदस्य संख्या और निर्वाचन पद्धति, सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के पदाधिकारी, संसद के कार्य तथा शक्तियां। अब संसद कहते हैं राज्यसभा और लोकसभा को मिला के। तो इनकी कार्य और शक्तियों की बात करें तो पहली शक्ति है विधायी शक्ति, दूसरा संविधान में संशोधन की शक्ति, तीसरा वित्तीय शक्तियां, चौथा प्रशासनिक शक्तियां, पांचवा निर्वाचन संबंधी शक्तियां, छठा विविध शक्तियां। तो अब अलग अलग शक्तियों की बात करें। लोकसभा की शक्तियां अथवा अधिकार और कार्य। तो लोकसभा की स्पेशल शक्ति विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। अब राज्यसभा की शक्तियों की बात करें तो इसकी विधायी शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति, वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति और विविध शक्तियां। और राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। तो ये 2 विशेषाधिकार भी हम इसमें पढ़ेंगे। कार्यपालिका की अगर हम बात करें, कार्यपालिका आपके कोर्स में से राष्ट्रपति को शामिल किया गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। उपराष्ट्रपति इस बार कोर्स में नहीं है। तो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, राष्ट्रपति का निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और महाभियोग। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, सामान्यकालीन शक्तियां। तो राष्ट्रपति की शक्तियां 100% आपके पेपर में आएंगी। ये प्रश्न जरूर मिलेगा आपको राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित, और ये 6 अंक का प्रश्न आपका कन्फर्म है। 28वां लास्ट प्रश्न यही होगा। 27वां और 28वां। 27वां प्रश्न ये होगा, राष्ट्रपति की शक्तियां या प्रधानमंत्री की शक्तियां, अवश्य पूछेंगे आपसे।
और 28वां प्रश्न, राज्यपाल की शक्तियाँ अथवा मुख्यमंत्री की शक्तियाँ आपको 100% मिलेंगी। तो ये शक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं, याद कर लें। सामान्यकालीन शक्तियाँ हैं और इसको भी फिर कई भागों में बांट दिया गया है। कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ, महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति, शासन संचालन संबंधी शक्ति, वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति, सैनिक क्षेत्र में शक्ति। फिर ये भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट, विधायी शक्तियाँ, कि राष्ट्रपति की शक्तियों में से विधायी शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो विधायी क्षेत्र का प्रशासन, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति, विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वित्तीय शक्तियाँ, तीसरी शक्ति है वित्तीय, और चौथी शक्ति है न्यायिक शक्तियाँ। इसके अलावा आपातकालीन शक्तियाँ या संकटकालीन अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होते हैं। तो ये 3 प्रकार से आपातकाल जारी करता है। युद्ध, बाहरी आक्रमण, दूसरा राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न व्यवस्था, और तीसरा वित्तीय संकट। तो ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ हो गई। और इसके बाद उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति इस बार हमारे कोर्स में नहीं है, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ भी नहीं पढ़ना है, उपराष्ट्रपति को छोड़ दें, सीधे प्रधानमंत्री पे आ जाए। तो प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री के कार्य, शक्तियाँ एवं अधिकार। प्रधानमंत्री की शक्तियों की अगर हम बात करें तो ये इसमें 7 प्रकार की शक्तियाँ प्रधानमंत्री की दे रखी हैं, महत्वपूर्ण है, 100% आएंगी। ये 7 शक्तियाँ आपको याद करनी हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ 100% आपको कोर्स में उसमें मिलेंगी पेपर में। 27वां प्रश्न, राष्ट्रपति की शक्तियाँ अथवा प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, दोनों ही आएंगी अथवा में। और तीसरा, केंद्रीय विधानसभा की शक्तियाँ या संसद की शक्तियाँ भी पूछ सकते हैं आपसे। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद संभवतः आपके कोर्स से हटा दी गई है, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मंत्रिपरिषद आपके कोर्स में नहीं है। तो मंत्रिपरिषद पे हमें ध्यान नहीं देना है, मंत्रिपरिषद आपके कोर्स में नहीं है। और इसके बाद है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो न्यायपालिका में न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का गठन ये आपके कोर्स में नहीं है, और इसके केवल न्यायाधीशों की योग्यताएं आपके कोर्स में हैं। ये 4 लाइन है, 3 नंबर बिंदु न्यायाधीशों की योग्यताएं, इसमें ये 4-5 लाइनें यहाँ तक शामिल हैं आपके कोर्स में। बाकी इस पूरे अध्याय में से न्यायपालिका वाला टॉपिक आपके कोर्स में नहीं है, केवल तीसरा बिंदु न्यायाधीशों की योग्यताएं आपके कोर्स में शामिल किया गया है। इसके बाद संपूर्ण अध्याय आपके कोर्स में नहीं है, ये अध्याय 6 हो गया। अध्याय 7 की बात करते हैं। तो अध्याय 7, राज्य सरकार। राज्य सरकार में विधानमंडल, विधानमंडल में विधायिका, विधानमंडल में विधानसभा का गठन, कार्य व शक्तियाँ, और विधान परिषद का गठन, कार्य व शक्तियाँ। ये आपके कार्यपालिका का गठन, कार्य, अधिकार व शक्तियाँ, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायपालिका और न्यायाधीशों की योग्यताएं एवं नियुक्तियाँ। तो अध्याय 7 को देखते हैं, इसमें से हटाया गया क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। अध्याय 7 में से कार्यपालिका हटा दी गई है। राजस्थान विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति, ये कोर्स में से हटा दी गई है। विधान परिषद के वर्तमान स्थिति हटा दी गई है। देखिए अध्याय 7, विधानमंडल का गठन एवं कार्य, विधानसभा का गठन, इसके सदस्य संख्या, स्थान आरक्षण, निर्वाचन पद्धति, सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों की सदस्यता का अंत,
कार्यकाल, अध्यक्ष के कार्य तथा अधिकार, ये आपके कोर्स में है। फिर विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन, सदस्य संख्या, सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन, स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल, सदस्यों की योग्यताएं, कार्यकाल। तो विधान परिषद आपके कोर्स में नहीं है। इसके बाद है राज्य की कार्यपालिका, जिसमें से राज्यपाल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, कार्य एवं शक्तियां। तो राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है और राज्यपाल आपके कोर्स में 100% प्रश्न आएगा। 28वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न यही होगा, राज्यपाल की शक्तियां। तो इस बार मॉडल पेपर जो मैंने सॉल्व किया था आपके लिए भेजा भी है मैंने, तो मॉडल पेपर में अंतिम प्रश्न राज्यपाल वाला ही दे रखा है, 28वां प्रश्न। तो ये ध्यान रखें, राज्यपाल की शक्तियां आपसे कोर्स में पूछी जाएंगी। राष्ट्रपति की शक्तियां, प्रधानमंत्री की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां और मुख्यमंत्री की शक्तियां, ये महत्वपूर्ण है सारी शक्तियां। तो विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां, विविध शक्तियां, ये 5 प्रकार की शक्तियां राज्यपाल की। सारी पूछ सकता है, 1 या 2 प्रकार की शक्तियां पूछ सकता है, विधायी शक्ति पूछ सकता है, कार्यपालिका शक्ति पूछ सकता है। ये ध्यान रखें, ज़्यादा महत्वपूर्ण है कार्यपालिका और विधायी शक्तियां, इनको पूछ सकते हैं। 2 या 3 शक्तियां पूछ सकता है या सारी शक्तियां एक बार पूछ सकता है। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद आपके कोर्स में शामिल है अध्याय 7 से, जिसमें मुख्यमंत्री और संपूर्ण मंत्रिपरिषद आपके कोर्स में शामिल है। मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य भी आपके कोर्स में शामिल है। उच्च न्यायालय भी आपके कोर्स में शामिल किया गया है। तो ये लगभग अध्याय में से केवल विधान परिषद हटाई गई है, बाकी संपूर्ण पार्ट आपके कोर्स में शामिल है। ये हुआ अध्याय 7 तक का आपका सिलेबस। अध्याय 8 की बात करें हम, तो अध्याय 8 जल संसाधन, संपूर्ण पाठ है। संपूर्ण पाठ, संपूर्ण अध्याय आपके कोर्स में शामिल है। जल संसाधन, जिसमें बहुउद्देशीय योजनाएं, जल संरक्षण, जल प्रबंधन और जल स्वावलंबन, ये सभी चीज़ें आपके कोर्स में शामिल हैं। पाठ में देख लेते हैं। परिचय, जल प्रबंधन भी शामिल है आपके कोर्स में। भाखड़ा, ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं शामिल हैं। राजस्थान की बहुउद्देशीय योजनाएं शामिल हैं और राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप, ये भी आपके कोर्स में शामिल है। और जल स्वावलंबन भी आपके कोर्स में शामिल है। तो लगभग संपूर्ण पाठ आपके कोर्स में शामिल कर लिया है। तो अध्याय 8 पूरा ही शामिल है आपके कोर्स में। अब बात करते हैं हम अध्याय 9 की। अध्याय 9 भारतीय कृषि। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, केवल यही बिंदु शामिल है, बाकी सारा कोर्स, बाकी सारा अध्याय आपके कोर्स में से हटा दिया गया है। तो अगर हम बात करें अध्याय 9 की, तो अध्याय 9 में से केवल क्या शामिल है, तो अध्याय 9 से भारतीय कृषि से केवल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें आपके कोर्स में शामिल हैं, जिसमें आपको गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा,
बस ये ही फसलें याद करनी हैं। इसके बाद भारत की प्रमुख दलहन फसलें, व्यावसायिक फसलें, ये आपके कोर्स से हटा दी गई हैं। केवल 4 फसलें याद करनी है आपको, गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा। इसके अलावा सारा पाठ आपको नहीं पढ़ना। अध्याय 10 की बात करें हम तो खनिज व ऊर्जा संसाधन। इसमें भारत की में प्रमुख खनिज पेटियां, ऊर्जा खनिज, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, परमाणु ऊर्जा और खनिज, और राजस्थान में खनिज, ये आपके कोर्स में शामिल है। और जो हटाया गया है अध्याय 10 में से, वो है आपके खनिज व ऊर्जा के संसाधन, ये हटा दिए हैं। भारत के प्रमुख खनिज जिसमें लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता व अभ्रक, ये आपके अध्याय 10 में से हटा दिया गया है। दोबारा सुने, खनिज व ऊर्जा के संसाधन, भारत के प्रमुख खनिज जिसमें लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता व अभ्रक, ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है। अध्याय 10 की तरफ चलते हैं हम। अध्याय 10 खनिज व ऊर्जा संसाधन। और खनिज व ऊर्जा संसाधनों में आपके कोर्स में देखिए, ये भारत में प्रमुख खनिज पेटियां, परिचय से लेकर प्रमुख खनिज पेटी जिसमें उत्तर पूर्वी पेटी, मध्य पेटी, दक्षिण पश्चिम पेटी, उत्तर पश्चिमी पेटी, ये आपके कोर्स में शामिल है। लेकिन इसके बाद ये वाला बिंदु, भारत के प्रमुख खनिज, ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है, जिसमें लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, सीसा व जस्ता, अभ्रक, ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है। लेकिन अगला ही इसी पृष्ठ पे ऊर्जा खनिज आपके कोर्स में शामिल है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु खनिज, ये आपके कोर्स में शामिल है। और राजस्थान में खनिज, ये पूरा आपके कोर्स में शामिल है। तो ये भी आपका अध्याय काफी छोटा कर दिया गया है। अध्याय 11 की अब हम बात करते हैं, विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योगों की अगर हम बात करें तो देखिए, अध्याय 11 राजस्थान में औद्योगिकरण, राजस्थान के प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदूषण। राजस्थान में औद्योगिकरण, राजस्थान के प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदूषण, ये शामिल किए गए हैं। और हटाया क्या गया है? हटाया गया है इसमें से भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ, लौह इस्पात उद्योग हटा दिया, सूती वस्त्र उद्योग हटा दिया, सीमेंट उद्योग हटा दिया और कागज उद्योग, ये भारत के उद्योग हटा दिए, केवल राजस्थान के उद्योगों को इस कोर्स में रखा है। तो देखते हैं अध्याय 11। तो परिचय, भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ, ये हटा दिया गया है। भारत में लौह इस्पात उद्योग, ये भी नहीं पढ़ना है हमें। सूती वस्त्र उद्योग भी नहीं पढ़ना है। और इसके बाद सीमेंट उद्योग भी नहीं पढ़ना है, कागज उद्योग भी नहीं पढ़ना है। अब राजस्थान में औद्योगिकरण, ये पूरा पढ़ना है हमें। राजस्थान के औद्योगिकरण और राजस्थान के प्रमुख उद्योग, ये सारे पढ़ने हैं। और इसके लास्ट में ये दे रखा है औद्योगिक प्रदूषण, तो औद्योगिक प्रदूषण भी हमें पढ़ना है। तो अध्याय 11 में से ध्यान रखें, भारत के उद्योग नहीं पढ़ने, राजस्थान के उद्योग पढ़ने और औद्योगिक प्रदूषण ये भी पढ़ना। अध्याय 12 मानव संसाधन। तो मानव संसाधन देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या शामिल है। अध्याय 12 मानव संसाधन, जनसंख्या का आकार, वितरण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या घनत्व, भारत की जनसंख्या की विशेषताएं जिसमें साक्षरता दर और लिंगानुपात। तो जनसंख्या का आकार एवं वितरण, जनसंख्या वृद्धि के कारण,
जनसंख्या घनत्व, भारत की जनसंख्या की विशेषताएं, साक्षरता दर और लिंगानुपात, यह आपके कोर्स में शामिल है। और क्या हटाया गया है अध्याय 12 में से देखते हैं। अध्याय 12 मानव संसाधन में थे भारत की जनसंख्या की विशेषताएं नहीं पढ़नी है, जिसमें नगरीकरण नहीं पढ़ना, जनसंख्या की समस्या नहीं पढ़नी, जनसंख्या नीति नहीं पढ़नी है और राजस्थान की जनसंख्या नीति भी नहीं पढ़नी है। नगरीकरण, जनसंख्या समस्या, जनसंख्या नीति, राजस्थान की जनसंख्या नीति, ये नहीं पढ़ने हमें। तो देखते हैं अध्याय 12 मानव संसाधन, जनसंख्या, जनसंख्या का आकार एवं वितरण, जनसंख्या वृद्धि, ये पढ़ने हैं सारे। और इसके बाद ये सारा भी आपको पढ़ना है और जनसंख्या वृद्धि के कारण भी पढ़ने हैं, जनसंख्या घनत्व भी पढ़ना है, भारत की जनसंख्या की विशेषताएं जिसमें साक्षरता दर पढ़नी है, लिंगानुपात पढ़ना है, लेकिन नगरीकरण नहीं पढ़ना है। जनसंख्या नीति नहीं पढ़नी है और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ये भी नहीं पढ़ने हैं और राजस्थान की जनसंख्या नीति भी नहीं पढ़नी है। तो ये कोर्स 2-3 बिंदु हटाएं इसमें से। अध्याय 13 परिवहन एवं संचार, ये पूरा ही अध्याय हटा दिया है कोर्स में से। देखिए अध्याय 13 पूरा ही हटा दिया गया है। अध्याय 13 हटा दिया गया है तो अध्याय 13 हमें नहीं पढ़ना है। तो अध्याय 13 परिवहन एवं संचार आपके कोर्स में से हटा दिएगा। अध्याय 14 की हम बात करें, आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन, इसमें से आर्थिक विकास और भारत में आर्थिक नियोजन, ये 2 बिंदु पढ़ने हैं, आर्थिक विकास और भारत में आर्थिक नियोजन, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। तो अध्याय 14 की तरफ हम चलते हैं। आर्थिक विकास और भारत में आर्थिक नियोजन, आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन। राष्ट्रीय आय नहीं पढ़नी है हमें, प्रति व्यक्ति आय भी नहीं पढ़ना है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भी नहीं पढ़ने हैं और उत्पादन आर्थिक वृद्धि भी हमें नहीं पढ़ना है। यहाँ तक कुछ नहीं पढ़ना है। आर्थिक विकास हमारे कोर्स में है, यहाँ से शुरुआत करेंगे हम इस पाठ की। आर्थिक विकास भी पढ़ेंगे, सतत विकास, समावेशी विकास, मानव विकास, भारत में नियोजन, ये सारा पढ़ना है। भारत में आर्थिक विकास नियोजन के उद्देश्य ये भी पढ़ने हैं और भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, नीति आयोग भी पढ़ना है। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। अध्याय 15 की अब हम बात करते हैं। अध्याय 15 भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां, इसमें से शुरू के बिंदु कुछ हटा दिए गए हैं, बाद के केवल आर्थिक सुधार और स्वदेशी एवं कौशल विकास, 3 बिंदु इसमें कोर्स में रखे गए हैं। तो देखते हैं अध्याय 15 भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में, ये भी हमें नहीं पढ़ना है और भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, ये भी हमें नहीं पढ़ना और इससे संबंधित बिंदु भी नहीं देखने। हमें शुरुआत करनी है यहाँ से, आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। तो इसमें जो बिंदु दे रखे हैं वो हमें पढ़ने हैं। व्यापार घाटा क्या होता है, भुगतान संतुलन क्या होता है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या है, स्वदेशी की अवधारणा है ये भी हमें पढ़नी है और कौशल विकास, ये भी हमारे कोर्स में शामिल है। तो यह अध्याय 15 की बात हुई। अब अध्याय 16। अध्याय 16 में भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। तो इसमें 3 चुनौतियां अध्याय 16 में, निर्धनता और बेरोजगारी,
और बेरोजगारी, इन दोनों के निवारण के उपाय। इसके अलावा इसमें महंगाई और है, मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि, उसे आपके कोर्स में शामिल नहीं किया गया है। मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि को कोर्स में से हटा दिया गया है। तो हमें दो चीज़ें पढ़नी है इसमें, निर्धनता और बेरोजगारी। देखिए अध्याय 16, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। तो चुनौतियों में पहला ही चुनौती है मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति, यह आपके कोर्स में शामिल नहीं है। तो मुद्रास्फीति के बाद आती है गरीबी। क्या है बिंदु? गरीबी। तो गरीबी आपके कोर्स में शामिल है। गरीबी दो प्रकार की, निरपेक्ष और सापेक्ष। भारत में गरीबी का माप कैसे होता है ये देखेंगे, और गरीबी के कारण के बाद इसका निवारण भी होगा, गरीबी निवारण के उपाय। इसके बाद अगला बिंदु है इसी पार्ट से, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की आपकी पुस्तक में दे रखी है। फिर बेरोजगारी के कारण देख लीजिए, ये भी आपके कोर्स में शामिल है। और बेरोजगारी निवारण के उपाय, ये भी आपके कोर्स में शामिल है। तो ये अध्याय 16 हुआ। अध्याय 17 आपके कोर्स में से हटा दिया गया, यानी अध्याय 17 आपके कोर्स में नहीं है, ये नहीं पढ़ना है हमें। तो देख लीजिए अध्याय 17 हटाया गया, अध्याय 17 हटाया गया। अभी देख लीजिए अध्याय 17 संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। पूर्ण अध्याय, अध्याय 17 पूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। अध्याय तो ये मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं वाला चैप्टर हमें नहीं पढ़ना। अब 18 पाठ की तरफ बात करते हैं। अध्याय 18 उपभोक्ता। उपभोक्ता का अध्याय हमें पढ़ना है, इसमें से कुछ भी नहीं आया है, संपूर्ण अध्याय पढ़ना है। अध्याय 18 ये देखिए अध्याय 18 उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता और सूचना का अधिकार। तो इसमें अर्थ, उपभोक्ता शोषण के कारण, प्रकार, उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य, उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए किए गए उपाय, राजस्थान के विशेष संदर्भ में, और विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। अध्याय 19 भी आपके कोर्स में पूरा है, और अध्याय 20 भी पूरा है, स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन। तो अध्याय 19, 20, 18, 19, 20 कंप्लीट है आपके कोर्स में, इनमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। तो अध्याय 18 ही आपके सामने, उपभोक्ता, विधिक जागरूकता और सूचना का अधिकार। 3 बिंदु हैं इसमें, एक तो उपभोक्ता अधिकार, एक विधिक जागरूकता और तीसरा सूचना का अधिकार। तो ये संपूर्ण पाठ आपके कोर्स में है। और अध्याय 19 सड़क सुरक्षा, ये भी आपके कोर्स में है। और अध्याय 20 अर्थशास्त्र, अध्याय 20 है स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन, ये भी आपके कोर्स में पूरा है, इसमें से भी कुछ नहीं हटा है। तो ये अध्याय 20 तक आपका सामाजिक ज्ञान का सिलेबस। अब हम इनका अंक विभाजन और बता देता हूँ मैं आपको कि कौन सा पाठ कितने अंक का है। तो गौर करें, अध्याय 1 स्वर्णिम भारत, नोट करें 5 अंक का है। कितने अंक का है? 5 अंक का। फिर अध्याय 2 ये 6 अंक का है। अध्याय 3 ये 7 अंक का है। तो आपके क्रम से चल रहे हैं 5, 6 और 7 अंक के हैं ये, पहला, दूसरा, तीसरा पाठ। अध्याय 4 केवल 2 अंक का है, इसमें से 2 अंक का केवल एक प्रश्न आएगा, या एक अंक के 2 प्रश्न आएंगे। अध्याय 5 लोकतंत्र, 5 अंक का है। अध्याय 6 केंद्र सरकार, ये 7 अंक का है। और अध्याय 7 राज्य सरकार, ये 8 अंक का है। तो ये पहले भी इसी तरह से थे, 5, 7 और 8 अंक के थे ये तीनों पाठ, 5, 6, 7।
तो अध्याय 5 5 अंक का, अध्याय 6 7 अंक का और अध्याय 7 8 अंक का है। अध्याय 9 अध्याय 8 जल संसाधन, जल संसाधन 2 अंक का, केवल 2 अंक का प्रश्न होंगे इससे। अध्याय 9 भारतीय कृषि 3 अंक का है। अध्याय 10 खनिज व ऊर्जा संसाधन, ये महत्वपूर्ण है, 5